Hello and welcome to Director School Education Jammu's Home Classes, a digital initiative by the Director School Education Jammu. Good morning students. I Hoshiar Singh teacher, Government High School Sondla Zone Bobe District Udhampur. स्टूडेंट्स आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इट इज़ ए टेक्निक टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। एक ऐसा तरीकाकार जिससे कन्फ्लिक्ट्स की संभावना जो है वो कम होती है। रिड्यूस मतलब कम होना, पॉसिबिलिटी संभावना, एंड कन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स झगड़े। टेक्निक हो गए तरीकाकार, एक ऐसा तरीकाकार जिससे डिस्प्यूट्स की जो पॉसिबिलिटी हैं, संभावनाएं हैं, वो कम हो जाती हैं। एवरी सोशल ग्रुप इज़ गिवन ड्यू शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एंड इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग। जितने भी समाज में सोशल ग्रुप्स होते हैं उन सब को उनका जो ड्यू शेयर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर या गवर्नमेंट की अदर पोस्ट पर, उनको वो दिया जाता है। एंड व्हेन एवर एनी डिसीजन is going to be taken, then all the social groups may be consulted। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो उन सोशल ग्रुप्स को कंसल्ट किया जाता है। तो इट इज़ a system of sharing power for the smooth running of any system, and this power sharing rest on the principle of giving and providing permanent share in the government to all the communities or social groups and this principle of power sharing is very important for the growth and unity of democracy। जो डेमोक्रेसी का ग्रोथ और यूनिटी के लिए भी जो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली ना की गई हो तो फिर जो है वो समाज में कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, राइट्स एंड वो समाज या वो सिस्टम जो है वो स्मूथली नहीं चल सकता। जैसे हम अपने स्कूल की एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो स्कूल को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो उस स्कूल को स्मूथली चलाने के लिए वहाँ पर भी पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे प्रॉपर टाइम टेबल होता है, हर टीचर्स का, हर सब्जेक्ट टीचर का अपना अपना टाइम टेबल है, और सबकी जितना भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पावर वहाँ भी डिवाइड होती है। तो किसी भी कंट्री के किसी भी सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए पावर शेयरिंग होती है, और जो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड, और जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस, रीजनल, लैंग्वेज ग्रुप्स, और इन सब को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो पावर शेयर की जाती है। चाहे वो रिजर्वेशन हो या स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हों, इस तरह से तो ये पावर शेयरिंग की जाती है। पावर शेयरिंग अगर अच्छी से हुई हो तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम या वो कोई भी सिस्टम जो है वो अच्छे से वो मजबूत रहता है, उसमें लड़ाइयाँ नहीं होती। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कितनी शेयरिंग हुई है। जो 4 हाथ जो है वो जब इकट्ठे, जो पिक्चर में आप जो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि बराबर जो है वो जितनी पावर एक हाथ में थी, वो जब ये चारों इकट्ठे मिलजुल कर जो है वो फिर ये 4% जो वो ज़्यादा हो गई है वही पावर। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग की बहुत ज़रूरी होती है। हम इस पावर शेयरिंग को इस चैप्टर को आगे जो है वो एक केस स्टडी से रिलेट करेंगे। हमारे पास ये केस स्टडीज़ हैं श्रीलंका और बेल्जियम का। श्रीलंका एंड बेल्जियम आर बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज़ हैं जे इनकी सरकार ने किस तरह से पावर शेयर किया और इसका क्या असर हुआ। बेल्जियम वालों ने कैसे पावर शेयर किया और श्रीलंका वालों ने किस तरह से पावर को शेयर किया। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बेल्जियम से। बेल्जियम जो है जी एक छोटी सी कंट्री है और इसकी कैपिटल सिटी है ब्राज़ील्स। बिल्कुल एक जो स्मॉल कंट्री इन यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। इट
एज मच एज द स्टेट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल जितनी हमारी हरियाणा की स्टेट है उसके बराबर इसका जिग्राफिकल एरिया जो है वो हरियाणा की स्टेट के बराबर है। तो अब हम जब पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी ओनली 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि हमारे हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन का आधा है। और सो फार एज इट्स बॉर्डर्स आर कंसर्न, तो है बॉर्डर्स विद फ्रांस, एक साइड फ्रांस है, मैप में आप देख रहे हैं, दूसरी साइड जो है वो नॉर्दर्न लैंड्स है, और एक साइड जर्मन है, लग्जमबर्ग है। तो ये छोटी सी कंट्री है, किस तरह से चारों साइड जो है वो बॉर्डर्स और ये कैपिटल सिटी। लेकिन इस छोटी सी कंट्री, जो हमने इसके साइज़ और पॉपुलेशन की बात की, अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसी है। तो इस छोटी सी कंट्री की जो एथनिक कंपोजिशन है, बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स इन द सेंस कि ये देखिए, जितने भी पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, out of which 59% are Dutch speakers, 40% French speakers, and only 1% German speakers। एंड जो 59% डच स्पीकर्स हैं जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं जो वैलोनिया रीजन में रहते हैं, 1% जो जर्मन्स हैं। तो इससे क्लियर है कि जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं, जो 2 ही मेजर कम्युनिटी हैं बड़ी बड़ी जिनमें किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो हम आगे बात करते हैं कि जो कैपिटल सिटी है ब्राज़ील, मैप में आप देख रहे हैं, ब्राज़ील इज़ ए कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, हैज़ इंटायरली डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन दैन द कंट्री। जो पूरे देश में, जो पूरी कंट्री में बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है उससे जो टोटली जो है वो यहाँ की कैपिटल सिटी की कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है। वो कैसे भला? जो 80% जो कम्युनिटी पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी, वो कम्युनिटी कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में हो जाती है, और जो कम्युनिटी कंट्री में माइनॉरिटी में थी वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है। तो देखिए जी कैसे 80% इन द कैपिटल स्पीक्स फ्रेंच बट दे आर माइनॉरिटी इन द कंट्री। ये कंट्री में पूरे देश में जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में इनकी मेजॉरिटी है। और वही जो फ्रेंच स्पीकर्स डच स्पीकर्स जो कि कंट्री में तो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन कैपिटल सिटी में सिर्फ 20% ही रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सिस्टम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो टेंशन पैदा हो गई डचेस और फ्रेंच स्पीकर के बीच में, टेंशन बिटवीन डचेस एंड फ्रेंच स्पीकर्स। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ये टेंशन, तनाव का माहौल जो है ये हो गया 1950 से 1960 के बीच में, जहाँ पर तनाव का माहौल हुआ। 1950 to 1960। तो कैसे, क्यों? द माइनॉरिटी फ्रेंच वर रिच एंड पोर। जो माइनॉरिटी फ्रेंच थे वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू डच स्पीकर्स, दे वर रिच एंड पावरफुल, एंड द मेजॉरिटी डच गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। जो मेजॉरिटी में थे पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स थे वो बहुत लेट मिले एज कम्पेयर टू फ्रेंच स्पीकर्स, बिकॉज डच स्पीकर्स वर पोर। एंड द कैपिटल सिटी रिप्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। और कैपिटल सिटी में एक अलग से स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि मेजॉरिटी डच वाज इन माइनॉरिटी हियर। कैपिटल सिटी में जो हैं वो डचेस जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और कंट्री में जो ही मेजॉरिटी में हैं। तो दिस वे देयर वर टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में जो है वो टेंशन हो जाती है कि जो कम्युनिटी कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है,
और जो कम्युनिटी कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है। तो इससे क्लियर है कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मोर पावरफुल है उनके और रिच है, क्योंकि इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स या एजुकेशन के जो बेनिफिट्स थे वो बहुत मच अर्लियर मिल गए थे एज़ कम्पेयर टू डच स्पीकर्स। तो इसलिए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी इनमें रोष था कि हम कंट्री में मेजॉरिटी में हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ये बेनिफिट्स नहीं हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के ये वाले बेनिफिट्स नहीं जो इनको फ्रेंच स्पीकर्स को इतनी जल्दी मिले और कैपिटल सिटी में उनकी माइनॉरिटी है। तो स्टूडेंट्स, इन सब टेंशन्स को दूर करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने अकोमोडेशन का मॉडल अख्तियार किया। अकोमोडेशन मीन्स टू एकोमोडेट, किसी को एकोमोडेट करने का। तो बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट वे, उन्होंने एक अलग रास्ता अख्तियार किया इन सब कम्युनिटी डिफरेंसेस को हैंडल करने के लिए। क्या था? दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इन्होंने क्या किया कि रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस जो थे उनको रिकोगनाइज करना शुरू कर दिया, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। Between 1970 and 1993, the constitution was amended 4 times to accommodate social and cultural diversity. तो in order to accommodate social and cultural diversity, social और cultural diversity जो थी इनको accommodate करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार जो है वो चेंज किया। अमेंड करना होता है स्टूडेंट्स, चेंज करना। और कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है ये होता है संविधान। फॉर अकोमोडेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम अडॉप्टेड एक यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। इनने एक अलग ही बेमिसाल तरीका कार अपनाया पावर शेयरिंग का, जिससे जो कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो हैं सब एकोमोडेट हो जाएं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सब मिलकर रह सकें। तो ये से क्या था ये मॉडल? इस मॉडल को हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, जब 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डचेस एंड स्पीकर्स फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लियर किया गया, लिखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के, डच के भी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर बराबर मिनिस्टर होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्राम ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो जो एक स्पेशल लॉज की भी जो है वो मेजॉरिटी सपोर्ट्स के लिए जो वो भी अपनाए इन्होंने। एंड नेक्स्ट, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावरें थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावरें जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी। मतलब राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार ने बहुत सारी पावरें दे दी, केंद्र सरकार की बहुत सारी पावरें जो थी वो राज्य सरकार को दी गई। देयरफॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो अब स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं रही। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की। सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों कम्युनिटीज़ से, डच और फ्रेंचेस दोनों कम्युनिटीज़ से जो है वो बराबर बराबर होगी। और बहुत सारी केंद्रीय सरकार की पावरें जो हैं वो भी राज्य सरकार को देगी, और जो राज्य सरकारें होंगी वो केंद्रीय सरकार के सबऑर्डिनेट भी नहीं होंगी। अब ब्रसेल्स कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम हैड सेपरेट गवर्नमेंट, उसकी एक अलग से गवर्नमेंट होगी। विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें भी दोनों कम्युनिटीज़ की बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन होगी, इक्वल बराबर रिप्रेजेंटेशन होगी। द मेजॉरिटी फ्रेंच इन ब्राज़ील में जो है वो मेजॉरिटी फ्रेंच जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए जी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्यों एक्सेप्ट की? क्योंकि बिकॉज द मेजॉरिटी डच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए
जो कैपिटल सिटी में जो गवर्नमेंट का प्रोविज़न रखा उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के बराबर रिप्रेजेंटेशन थी, और वो बराबर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कैपिटल सिटी में तो फ्रेंच कम्युनिटी जो थी जो मेजॉरिटी में थी, तो इन्होंने जो साहब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो कैपिटल सिटी में सरकार होगी कैपिटल सिटी की, उसमें भी हमें बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है दोनों कम्युनिटीज़ को, क्योंकि कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार थी, उसमें फ्रेंच स्पीकर जो थे जो माइनॉरिटी में थे, लेकिन वहाँ पर डचेस वालों ने भी उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, इक्वल शेयर दिया था, इसलिए वो भी मान गए। देयर इज़ अ थर्ड पार्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहाँ पर एक तीसरी सरकार का भी प्रोविज़न रखा गया, प्रोविज़न ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और तीसरी गवर्नमेंट जो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, के इसको जो जैसे तीन लैंग्वेजेस, तीन कम्युनिटीज़ थी, माइजर माइनर्स, डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर एंड जर्मन स्पीकर्स, तो इन तीनों की एक जो अलग अलग एक गवर्नमेंट होगी, थर्ड गवर्नमेंट, जिसको इलेक्ट करने वाले जो है डचेस की अलग गवर्नमेंट होगी, फ्रेंचेस की अलग और जर्मन वालों की अलग, विच हैज़ द पावर ओनली रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। जो कल्चरल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ होंगे सिर्फ उनके ऊपर जो कानून बना सकती हैं, उनकी यही पावर होगी इनकी। तो ये था बेल्जियम का मॉडल, इस तरह से इन्होंने इस मॉडल को कम्युनिटी डिफरेंसेस को हैंडल किया, और कितने अच्छे तरीके से जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को अकोमोडेट किया। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस ऑफ बेल्जियम मॉडल, और जिस बेल्जियम मॉडल के एडवांटेजेस क्या हुए, मेरिट्स क्या हुए, फ़ायदे क्या हुए। दो कम्प्लेक्स, द मॉडल हैज़ वर्कड वेल सो फार, नो डाउट कि दिस बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन वाज वेरी कम्प्लेक्स, बट it helped to avoid strife between the two communities। लेकिन इसने कि बहुत अच्छा काम किया कम्युनिटी डिफरेंसेस को हैंडल करने का, कि जो अवॉइड करना, रोकना, मना करना, जो स्ट्रिफ मतलब जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स होने थे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, डचेस और फ्रेंच के बीच में, उसको रोका। और जिसके नतीजे में क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन चूज टू हैव इट्स हेडक्वार्टर एट ब्राज़ील्स एज पावर शेयरिंग वाज प्रैक्टिस्ड सक्सेसफुली। इसी वजह से यूरोपियन यूनियंस ने अपना हेडक्वार्टर जो था वो ब्राज़ील्स में बनाया, चूज़ किया कि हम इधर अपना हेडक्वार्टर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये था बेल्जियम का मॉडल। स्टूडेंट्स, आपने बेल्जियम में देखा कि इतनी छोटी सी कंट्री और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, एथनिक कंपोजिशन इतनी कम्प्लेक्स थी, उन सब को अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने अकोमोडेशन का मॉडल अख्तियार किया। कम्युनिटी डिफरेंसेस जो थे उनको वेरी वेल हैंडल किया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को अकोमोडेट किया, उनको ड्यू शेयर दिए, रीजनल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट की, और इस तरह से क्या हुआ कि कंट्री में बेल्जियम में जो है वो यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रही। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्रीलंका इज़ अनदर डेमोक्रेटिक कंट्री। हम श्रीलंका को बात करते हैं कि श्रीलंका में किस तरह से पावर शेयर हुई होगी और वहाँ पर इसका क्या रिजल्ट निकला। जैसे बेल्जियम में हमने देखा कि इसका रिजल्ट ये था कि बेल्जियम में यूनिटी और इंटीग्रिटी जो थी वो बनी रही, दंगे फसाद नहीं हुए। तो अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका साइज़ और पॉपुलेशन की बात करें तो आप ये मैप देख रहे हैं, श्रीलंका का मैप आपने पहले भी देखा है कि हमारे इंडिया के तमिलनाडु के बिल्कुल साथ ही है, साउथर्न कोस्ट में एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया में जो एक आइलैंड नेशन है। ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से ये साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़, ऑलमोस्ट इक्वल टू एज इन हरियाणा। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ ही है, जो कि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। तो इनमें की जो एथनिक कंपोजिशन है जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन बहुत कम्प्लेक्स है। देखिए इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जहाँ पर जो है वो 3 तरह के लोग हैं।
एक सबसे पहले तमिल स्पीकर्स, फिर क्रिश्चियंस एंड देन सनिहालीज। तो मेजॉरिटी में जो हैं वो सनिहाली स्पीकर्स हैं। सनिहाली इज़ ए लैंग्वेज, फेमस लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो सनिहाला स्पीकर जो हैं ये 74% हैं और देवर बुद्धिस्ट, और दे आर बुद्धिस्ट, और ये बुद्ध धर्म के हैं। तो जो बुद्ध धर्म के लोग जो हैं ये मेजॉरिटी में हैं, क्लियर है। और जो क्रिश्चियन हैं जैसे ऑलमोस्ट 7% है, ये तो बिल्कुल ही मिनॉरिटी में हैं। और जब तमिल्स की बात करते हैं, तमिल स्पीकर्स दे आर ओनली 18%। जो 18% तमिल्स हैं, और ये 18% जो हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ये भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। एक आ गया श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो हैं दे वर द नेटिव तमिल्स ऑफ द कंट्री, ये श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। और जो इंडियन तमिल्स जो हैं ये वहाँ क्यों गए? स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि जो इंडियन तमिल्स जो हैं, श्रीलंका के तमिल तो चलो जो श्रीलंकन ही थे, इसी कंट्री के हैं, लेकिन जो इंडियन तमिल्स यहाँ पर किस तरह से घुस गए? तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर फोरफादर्स केम टू श्रीलंका एज ए प्लांटेशन वर्कर। तो जो प्लांटेशन वर्कर जो है, वर्कर के तौर पर वहाँ पर गए थे श्रीलंका में, और आस्ता आस्ता वहाँ पर ही सेटल हो गए। तो ये जहाँ श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया आपको कि जहाँ पर जो मेजॉरिटी में है कम्युनिटी वो है सनिहाली स्पीकर्स एंड देवर बुद्धिस्ट। फिर क्रिश्चियंस हैं 7% जो कि बहुत दोनों लैंग्वेजेस को बोल लेते हैं, तमिल्स को भी और सनिहाली को भी, ये दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। और जो तमिल्स हैं ये 18% हैं, और इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में। 13% श्रीलंकन तमिल हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। और ये जो इंडियन तमिल्स हैं, जो तमिल्स जो हैं दोनों, दे वर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ये हिंदू और मुस्लिम हैं, जा हिंदू जा मुस्लिम, कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। तो इंडियन तमिल जो है, जो इनके फोरफादर्स, इनके बुजुर्ग जो हैं वो हिंदुस्तान से एज ए प्लांटेशन वर्कर जो है वो श्रीलंका में गए थे और आस्ता आस्ता वहाँ पर ही सेटल हो गए। तो ये श्रीलंकन तमिल जो हैं ये तो वहाँ के नेटिव तमिल्स हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। लेकिन श्रीलंका ने इन सब डिफरेंसेस को एकोमोडेट करने के बजाय मेजॉरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया। जैसे बेल्जियम वालों ने अकोमोडेशन का मॉडल अडॉप्ट किया था, श्रीलंका ने इसके बिल्कुल उल्ट किया। क्या? मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसको पढ़ने से पहले हम मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी। It is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way by disregarding the wishes and needs of the minority is called majoritarianism। कि ऐसा बिलीफ जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री को रूल करे, जैसे इन विच एवर वे दे वांट, जैसा चाहे मेजॉरिटी अपनी मर्जी से जो है वो रूल करे कंट्री को, डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ विशेस या नीड्स, जो ज़रूरतें हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की उनको डिसरिगार्ड करके, उनको इग्नोर करके और अपनी मर्जी से जो है वो कंट्री को रूल करे, उसे मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स, तो इसमें क्या था कि श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। जैसे ही हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो इसी तरह से श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र देश बना। जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो फिर उनके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद क्या काम शुरू किया? ए नंबर ऑफ लॉज वर मेड टू एस्टैब्लिश सनिहाली सुप्रीमेसी। तो बहुत सारे कानून जो हैं वो बनाए गए सनिहाली की सुप्रीमेसी के लिए, मतलब सनिहाली स्पीकर्स को सुप्रीम बनाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून जो है वो बनाए गए। लॉज होता स्टूडेंट्स कानून।
तो इस्टेब्लिश करना, कायम करना, बहुत सारे कानून जो थे वो बनाए गए, किस लिए, सनिहाले स्पीकर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको सुप्रीम बनाने के लिए। सुप्रीम पावर जो है वो सनिहाले स्पीकर्स को ही दी। नेक्स्ट, जैसे इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड, एक 1956 में कानून पास किया। वो क्या कानून था? विच रिकोगनाइज्ड सनिहाली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस कानून में जो 1956 का जो कानून एक्ट था उसने क्या कर दिया कि सनिहाली को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, डिसरिगार्डिंग तामिल्स, और तामिल्स को जो है वो डिसरिगार्ड कर दिया। जो तामिल स्पीकर्स थे उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि 1956 में एक ऐसा कानून पास किया, एन एक्ट वाज पास्ड विच रिकोगनाइज्ड सनिहाली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तामिल्स, और तामिल्स को इग्नोर किया। तमिल भाषा को इग्नोर करके सनिहाली को ही जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज से मुराद के जो दफ्तर के जितने भी काम होंगे, ऑफिस में जितने भी काम होंगे वो सिर्फ सनिहाली भाषा में होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सनिहाली स्पीकर्स वर प्रेफर्ड बोथ फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए ये एक इस किस्म की पॉलिसी जो थी वो बनाई कि जो सनिहाली भाषा बोलने वाले लोग होंगे वही प्रेफर किए जाएंगे बोथ फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए या यूनिवर्सिटी में किसी बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो सिर्फ सनिहाली स्पीकर्स को ही प्रेफर किया जाएगा। ऐसे कानून बनाए इन्होंने। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ने जो है वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टूडेंट संविधान, उस संविधान को अमेंड किया। अमेंड करना मीन्स चेंज करना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म को, जब बुद्ध लैंग्वेज, बुद्धिज्म लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके फेवर्स में जो है वो बुद्धिज्म के फेवर में लिखा गया। तो इस तरह से ये मेजॉरिटेरियनिज्म का मॉडल था। अब स्टूडेंट्स देखा आपने कि बेल्जियम के मॉडल से ये किस तरह से डिफरेंट है। बेल्जियम वालों ने सब कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो है वो बराबर शेयर दिए थे और इनको अच्छे से अकोमोडेट किया था, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए थे। लेकिन श्रीलंका वालों ने सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रेफर किया। कौन सी? सिर्फ सनिहाली कम्युनिटीज़ को, सनिहाली स्पीकर्स को प्रेफर किया गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी उनकी बना दी। मतलब जो भी कानून था वो सनिहाली के हाथ में दे दिया, सनिहाली स्पीकर्स को सुप्रीम बना दिया, सुप्रीमेसी ऑफ सनिहाली। तो इसका जो अफेक्ट्स क्या होगा, इसके जो अफेक्ट्स क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अफेक्ट्स, तामिल्स फेल्ट आइसोलेटेड। तामिल्स जो थे, तामिल स्पीकर जो थे वो अपने आप को आइसोलेटेड समझने लगे, अलग समझने लगे। दे फेल्ट दैट नो पार्टी लीड बाय सनिहाली लीडर वर सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड रीजन। उन्होंने ये सोचा, सनिहाली स्पीकर्स जो थे उनको ये लगा कि जो जो तामिल स्पीकर्स, उनको ये लगा कि सनिहाला स्पीकर जो हैं, जो सनिहाली कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो तामिल्स के कल्चर या रीजन के बारे में सेंसिटिव नहीं हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनको राइट्स वगैरह को डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट आर डिनाइंग देम फ्रॉम इक्वल राइट्स। और उन्होंने ये भी महसूस किया, फील किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और सरकार जो है वो दोनों हमें इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, डिनाई कर रहे हैं। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड फ्राम गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। जो हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिसमें जॉब्स जो थी वो सिर्फ सनिहाली स्पीकर्स को ही मिलती थी। तो इनके साथ ये इस किस्म का भेदभाव है। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड फ्राम गेटिंग जॉब्स एंड
अदर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, राइट टू वोट एट्सट्रा, देयर इंटरेस्ट वाज इग्नोर्ड। तो जो तमिल स्पीकर्स जो थे उनके सारे इंटरेस्ट्स जो थे, इनके राइट्स जो थे वो सब इग्नोर किए गए, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। ये सब तमिल्स ने फील किया। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है देखते हैं। जैसे बेल्जियम मॉडल का जो हमने बेनिफिट्स पढ़े थे कि कंट्री में यूनिटी आई, यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर खोल लिया, वहाँ पर चूज़ किया। तो इस तरह से श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग हुई उसका क्या रिजल्ट्स रहा और क्या हुआ वो देखने वाले। सिविल वार हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिविल वार। द रिलेशन बिटवीन द सन्यालीज एंड तामिल्स स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। इनकी दोनों कम्युनिटी के बीच में जो हैं जो रिलेशंस थे वो दिन व दिन बदतर होते गए, बिगड़ते गए। दे लॉन्च्ड पार्टीज लाइक LTTE डिमांडिंग इक्वल राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने एक अपनी पार्टी लॉन्च की LTT और उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की। उन्होंने उसमें डिमांड रखी कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। हाउएवर देयर डिमांड्स वर डिनाइड, लेकिन इनकी ये सारी डिमांड जो थी वो डिनाई कर दी गई, नहीं मानी गई, नहीं कबूल ली गई इनकी डिमांड्स। एंड दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तामिल आलम। और फिर जो है उन्होंने एक और बहुत बड़ी डिमांड रख दी कि हमें इंडिपेंडेंट तामिल आलम जो है वो एक स्टेट जो है इंडिपेंडेंट वो होनी चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पर के तमिल्स की मेजॉरिटी थी। दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू ए वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सोन इनटू ए सिविल वार। और जिस किस्म का ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, जो बदतर रिलेशन, टेंशन का माहौल, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्फ्लिक्ट्स में बदल गया, डिस्प्यूट्स में, राइट्स में, और क्या जल्दी ही जे सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, विच लेड टू ए ह्यूज कल्चरल लॉस। और जिससे जो है वो बहुत सारा जाने माल का नुकसान जो है वो हुआ। और ये सिविल वार जो है 98 के बाद ही जो ख़त्म हुई शायद। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से ना हो तो देश में जो है वो दंगे फसाद जो है वो होते हैं, लड़ाई होती है। और अगर पावर शेयरिंग जो है अच्छे से हो, प्रॉपरली हो, जैसे बेल्जियम वालों ने किया, तो फिर जो है वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसमें ग्रोथ होती है। और वो सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम या वो कंट्री जो है वो स्मूथली रन करती है और ग्रो करती है। लेकिन श्रीलंका की तरह अगर पावर शेयरिंग की गई हो कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रेफर किया जाए हर काम के लिए, तो फिर जो है वो पावर शेयरिंग फिर जो वो कंट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकती, वहाँ पर यूनिटी नहीं हो सकती। और वहाँ पर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट्स, डिस्प्यूट्स, और जिससे जो है वो देश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।